हेलो हाय एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि सिलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा होने की वजह क्या है? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। मतलब वो इतने अच्छे से लिखा गया है, इतने डिटेल में लिखा गया है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना होगा या करना रहेगा तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। ओके। कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट नहीं हो कि हम ये कहना है वो कहना है। इतने इलेबोरेटली, इतने डिटेल में वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कि हमारा जो देश है वो देश इतना बड़ा है और उस देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो उनका इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट बना रहे, उसके वजह से वो काफी डिटेल में लिखा गया था। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स मतलब क्या कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अलग अलग सोर्सेस थे। और जो मेजर सोर्स था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें से हमने मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन लिया गया था। और वो जो एक्ट था वो इटसेल्फ काफी बड़ा एक्ट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे नहीं कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए वजह है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजिडिटी मतलब क्या एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज करना हो तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है कि हम बहुत सिंपल वे में उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी आप प्रोसीजर डिफिकल्ट है चेंज करने की, तो उसे बोलते हैं हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उसका एग्जाम्पल। उसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अगर हमें कुछ अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कितनी इजीली, मतलब काफी, अगर लाइक अगर कुछ ऑर्डिनरी लॉ पास करते हैं वैसे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन उसका एग्जाम्पल है। तो हमारे फोर फादर्स ने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स बैठे थे, तो उन्होंने ये ध्यान में रखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उसलिए उन्होंने रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों का ब्लेंड किया। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल मेजोरिटी भी आती है, कुछ कुछ, मतलब कुछ कुछ प्रोविजन हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं अमेंड, कुछ कुछ प्रोविजंस के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है। इसलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है इतना? उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो जो अभी हमने देखा कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफी अलग अलग सोर्सेस से हमने हमारे इसमें इंकॉर्पोरेट की है, अलग अलग सोर्स के। जैसे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएस मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया। तो अ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया। तो अगर आप आई बटन में क्लिक करोगे, अगर लिंक में वहां पे देखोगे ऊपर में, तो वहां पे मैंने वो उसका एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्स थे हमारे, मतलब कौन से देश से हमने क्या क्या लिया। ओके। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया था। उसके बाद फिलोसॉफिकल पार्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जैसे हमने बाहर के मतलब यूएसए एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली ऐसे लिया था। पॉलिटिकल पार्ट मतलब कि हमारा गवर्नमेंट कैसा रहेगा, तो वो जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सब चीजें हमने ब्रिटेन से ली। क्लियर है इतना? ओके। तो अभी हम स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फेडरल सिस्टम के क्या क्या, मतलब फेडरल सिस्टम में क्या क्या आता है। तो देखो जैसे कि टू गवर्नमेंट मतलब सेंटर पे भी एक गवर्नमेंट है, स्टेट पे भी एक गवर्नमेंट है। ओके। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, कि मतलब जो पावर का डिवीजन है वो अलग अलग इसमें, जैसे कि स्टेट का अलग पावर्स डिराइव करता है, सेंटर अपने लॉज बना सकता है, तो दोनों के पास भी पावर है, उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर। और एक सेपरेशन ऑफ पावर का भी एक टर्म होता है जिसे मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, वो अलग अलग अपने इंस्टीट्यूट है, जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, उसका हम सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। ओके। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की एक हमारा एक डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उससे हम अपनी हमारी अथॉरिटी पावर डिराइव करती है, गवर्नमेंट पावर डिराइव करती है। उसके बाद द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सुप्रीम। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हमने देखा कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारा कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं। जैसे कि अ, हमारे अभी अभी 21st सेंचुरी में अगर हम कुछ चेंजेस करने हो तो इतना रिजिड भी नहीं रहे और इतना सिंपल भी नहीं रहे कि हम उसमें चेंजेस कर ही नहीं पा रहे।
मतलब रिजिडिटी एंड सिंप्लिसिटी, मतलब रिजिड जैसे हमारे पिछले इसमें हमने देखा था, तो उसका ब्लेंड होना चाहिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फीचर्स ऑफ फेडरेशन क्या होते हैं। तो जैसे कि टू गवर्नमेंट्स, मतलब एक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर कि मतलब सेंटर के पास कुछ पावर्स है, उसके बाद स्टेट के पास कुछ पावर्स है, और दोनों में पावर का डिवीजन है। ओके, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये गवर्नमेंट के थ्री विंग्स है, और ये अपने अपने उनके अलग अलग काम होते हैं। तो उसका भी एक जो कंसेप्ट है उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया का है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने देखा अभी कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। जिसे क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो भी हमने देखा। उसके बाद बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब कि टू हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स सच एस, मतलब कि यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है। सेंटर का स्ट्रांग रहना। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहे, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं रहेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, कि जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट में गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट करना होगा तो वो सेंटर की तरफ से होता है, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये बात काफी अच्छे से ध्यान में रखना कि फेडरेशन ये जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे हमारा आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट, कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा है और क्यों फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है। जैसे कि हमारा जो देश है वो पहले से एक यूनियन था। हमारे देश में कुछ अलग अलग स्टेट्स आके एक देश नहीं बना है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करते हैं, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे अलग अलग स्टेट साथ में आए, और उन्होंने फिर डिमांड किया कि हम एक अपनी एक देश बनाएंगे। ओके, तो ये जो फीचर है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी स्पिरिट। ये इसे क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म तो फेडरल है, बट जब कुछ अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो यूनिटरी भी हो जाता है। क्लियर है इतना? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट की है। उसका मेन फीचर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, क्लियर है इतना? और प्रेसिडेंटल सिस्टम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें जो मेन उनका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, अभी हम देखते हैं कि फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि जैसे प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो गवर्नमेंट चलाता है, उसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट्स है। मेजोरिटी पार्टी रूल, मतलब अगर लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी चुन के आएगी या इलेक्टेड होंगी, वो रूल करेगी हमारे इसमें देश में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारी लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, डबल मेंबरशिप, जो जैसे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर का भी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, और एग्जीक्यूटिव भी वही होते हैं, तो उसे डबल मेंबरशिप कहते हैं। उसके बाद लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा देश में लीडरशिप किसकी रहती है? प्राइम मिनिस्टर की। और डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का डिजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अगर कुछ अभी इलेक्शंस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का डिजोल्यूशन करेंगे, और उसे कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट कहने पे मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द लोअर हाउस। ओके, और जैसे लोअर हाउस डिसोल्यूशन हो सकता है, मतलब डिसॉल्व हो सकता है, वैसे ही अगर अपन राज्यसभा की बात करें तो वो एक कंटिन्यूअस चेंबर है, वो डिसॉल्व नहीं होता। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और जुडिशियल सुप्रीमिटी ये कॉन्सेप्ट किसका है? यूएसए का। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों का ब्लेंड लिया है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी रहे एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी भी रहे। तो अभी देखते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ the sovereignty of the parliament is associated with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. Okay, the framers of the Indian Constitution have prepared the proper synthesis between British principles of the parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy, क्योंकि उन दोनों का ब्लेंड हम हमारे इसमें ले सके और हम अच्छे से हमारी डेमोक्रेसी को वर्क करा सके। उसके बाद देखते हैं हम इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमारी जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड होने का मतलब कि वहां पे हमारी इसमें सबसे एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन आते हैं? हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट्स है, उनका वहां पे जुरिडिक्शन रहेगा। और हाई कोर्ट के नीचे कौन से आते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि उनका इन्फ्लुएंस काफी कम रहे, या हमारा जो जुडिशरी जो विंग है वो एक इंडिपेंडेंटली काम कर सके। क्योंकि ये इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है इतना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन कौन होते हैं? जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स के कस्टोडियन कौन है? कि अगर फंडामेंटल राइट हमारे, अगर उस पर कुछ इंफ्रिंजमेंट होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो हम कहाँ पे जाते हैं? जुडिशरी के पास। इसलिए जुडिशरी का इंपॉर्टेंट होना डेमोक्रेसी की मतलब अच्छे से वर्क करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर हमने इसमें हमारे इसमें लिया है। सुप्रीमसी ऑफ द ओके द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द एपेक्स कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट्स एट द स्टेट्स लेवल एंड दैट ऑफ हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट को, जो भी हमने देखा। क्लियर इट? तो हम देखते हैं कि अभी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में इंस्टांड किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मतलब क्या? कि अगर उस पर कुछ बाधा आती है, इंफ्रिंजमेंट होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, मतलब वो इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टन राइट्स एज अ ह्यूमन, एंड एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। ये वो बेसिक राइट्स है हमारे, फंडामेंटल इन नेचर। ओके, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या प्रमोट करते हैं? हमारे आइडियल्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि गवर्नमेंट कुछ भी लॉ नहीं बना सकता, वो एक गवर्नमेंट पे लिमिट लाता है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Okay, तो अभी हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इंश्राइन किया गया हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या? कि जो प्रोवाइड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर पीपल। ओके, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइंस इसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि जो वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करे। तो डायरेक्ट जैसे हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल थे, ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे नॉवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। तो इसका एम क्या होता है? मेन एम होता है इसका कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, और जहां पे वेलफेयर स्टेट का मतलब यहाँ पे कि देयर शुड बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ओके, क्लियर है इतना? बाद में देखते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे 51A, आर्टिकल ऑफ 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंस्टाइन किए गए हैं। तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने इनकॉर्पोरेट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वैसे ये भी नॉन जस्टिशिएबल है। और टोटल हमारे इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, और लास्ट की फंडामेंटल ड्यूटी हमने जो ऐड की थी वो की थी हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्लियर है? फिर देखते हैं हम कि सेक्युलर स्टेट।
तो सेक्युलर स्टेट के दो मीनिंग है, मतलब एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और एक इंडियन कंसेप्ट है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है ना कि जो सेक्युलर स्टेट मतलब कि रिलीजन एंड पॉलिटी, मतलब पॉलिटिक्स, वो कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट मतलब कि द पॉलिटिक्स, ये वेस्टर्न कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट क्या है? गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन, मतलब कि प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन इक्वली, ये हो गया इंडियन कंसेप्ट। और ये सेकुलर वर्ड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में ऐड किया था वो कब किया था? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब पर्सन हु इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्स्टिट्यूट वोट फॉर द लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस। ओके, जो भी 18 साल के ऊपर है वो हमारा वोट, अपना वोट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर हाँ तुम्हारे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल टू वोट, तो ये क्या है? रॉन्ग है, सारे सिटीजन वोट नहीं कर सकते। जो पर्सन हु इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज ओनली कैन वोट। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, अब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वन कंट्री वन सिटीजनशिप। ओके, कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं है, जो कि यूएस में है। उनके पास यूएसए की भी एक सिटीजनशिप होती है और उनके स्टेट की भी एक सिटीजनशिप होती है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे हमारे सेपरेशन ऑफ पावर में हमने जुडिशरी को एक इंपॉर्टेंस दिया है, जो विंग्स है अलग अलग हमारे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो वैसे कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हमारे डेमोक्रेसी को वर्क करने में हेल्प करती है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कि जो चेक एंड बैलेंस रखता है गवर्नमेंट एजेंसीज पे। उसके बाद यूपीएससी, जो ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। उसके बाद स्टेट पीएससी, मतलब स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैसे होंगे वो कंडक्ट करेंगे। ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडी हो। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब क्या? अगर कुछ हमारे कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो उसको हम इफेक्टिवली कैसे हैंडल करें, तो उसको हैंडल करने के लिए थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। तो वो होती है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो आर्टिकल 352 टू 360 में इंश्राइन की गई है। और जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो मोर टुवर्ड यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब मोर जो स्टेट के पावर्स है वो सारे सेंटर के पास चले जाते हैं विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट। उसके लिए कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है इतना? उसके बाद देखते हैं हम कि थ्री टायर गवर्नमेंट। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे इसमें थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया था। मतलब कि क्या क्या रहेगा अभी हमारा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायत। और ये जो फीचर है ये देश के कोई और कंट्री में है नहीं, मतलब कि विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से हो पाएगी हमारे कंट्री की। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इसमें पहले भी थी, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला है वो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ओके, क्लियर है इतना? तो ये सारे हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, थैंक यू सो मच।